कहानी की शुरुआत में हम कैरिक को देखते हैं, जो एक जवान शेप शिफ्टर है। वो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। वो चाहे तो इंसानी रूप ले सकता है, लेकिन ज्यादातर समय वो एक कूगर के रूप में गुजारता है। कूगर अमेरिका में पाई जाने वाली एक बड़ी बिल्लियों की नस्ल है, जैसे हमारे यहाँ पे तेंदुआ और चीता। खैर, उसके परिवार वाले उसे मना करते हैं कि इंसानों से बात मत किया करो, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इंसानों को समझने का हुआ तो उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और फिर बाद में एक इंसानी परिवार ने उसे गोद ले लिया। एक दिन सुबह जब वो अपने नए परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था, उसने अखबार में एक खबर देखी। उस खबर में लिखा था कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह के जानवर इंसानों पर हमले कर रहे हैं। ये हमले लगातार बढ़ रहे थे। उस दिन सुबह कैरिक ने अपने भाई बहन को बाएं कहा और फिर अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसकी माँ मेलेडी उसे एक नया स्कूल दिखाने लाई थी। सफर के दौरान कैरिक ने देखा कि 2 कौवे उसके पीछे उड़ रहे हैं। उसे लग रहा था कि शायद ये भी शेप शिफ्टर हैं। शाम को सभी परिवार के लोग थक गए और रास्ते में एक होटल में रुक गए, लेकिन वो कौवे अभी भी उनके पीछे थे। रात में कैरिक ने बाहर से कोई आवाज सुनी। वो खिड़की तक गया और देखा कि भेड़ियों का एक झुंड गली की तरफ जा रहा था। अचानक सामने वाली बिल्डिंग की बिजली चली गई। अगली सुबह ये परिवार फिर से रोड पर निकल गया और कुछ घंटों बाद क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही कैरिक को उस पर शक हुआ। उसने देखा कि वही कौवे जो पीछे लगे थे अब स्कूल के स्टूडेंट बने खड़े हैं। तभी प्रिंसिपल लीजा वहां पर आई और कैरिक का स्वागत किया। उसने कैरिक की माँ से पूछा कि कैरिक आपको मिला कैसे। इस पर एना ने बताया कि उसके असली माँ बाप कभी नहीं मिले। कुछ साल पहले मुझे एक फोन आया कि एक लड़के को रेस्क्यू करना है। जब मैं वहां पर गई तो कैरिक बिल्कुल डरा सहमा बैठा था। एना ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए अपने पास बुलाया और कैरिक उसे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने पति को मनाया कि इसे हम ही रख लेते हैं। कैरिक बाकी किसी पर भरोसा भी नहीं करता था। इसी वजह से एना और उसके पति ने आखिर में उसे गोद ले लिया। जैसे ही कैरिक ने 10वीं कक्षा पास की तो मुझे इनविटेशन मिला आपके स्कूल से। उसने सोचा कि शहर से थोड़ा दूर शायद कैरिक खुश रहेगा, क्योंकि अपने पुराने शहर वाले स्कूल में वो ज्यादा खुश नहीं था। खैर, अब लीसा ने एना से कहा कि मुझे कैरिक से अकेले में बात करनी है। एना के जाते ही लीसा ने कहा कि मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। उसने बताया कि इस स्कूल में सभी शेप शिफ्टर हैं, तुम भी वही हो, इसीलिए तुम्हें इनविटेशन आया है। मेरे यहाँ स्कूल के किसी भी आदमी के आगे अपना राज छुपाने की जरूरत नहीं है। अचानक स्कूल का अलार्म बज गया। प्रिंसिपल तुरंत निकल गई, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। उसने देखा कि कैरिक की माँ और बहन कैंपस में यूं ही घूम रही थीं। तो लीसा ने अपने असिस्टेंट से कहा कि उन्हें जल्दी यहाँ से ले जाओ, कहीं वो किसी को बदलते हुए ना देख लें। इतने सारे अलग अलग प्रजाति के जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा देखकर कैरिक बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपने जैसे और शेप शिफ्टर्स देखे थे। जब वो स्कूल के अंदर घूम रहा था, उसकी मुलाकात जेफरी नाम के एक लड़के की गैंग से हुई। उन दोनों के बीच शुरुआत से ही दुश्मनी सी छिड़ गई, लेकिन तभी उनका टीचर जेम्स वहां आ गया और उनके झगड़े को रोक दिया। थोड़ी देर बाद स्कूल के सभी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। एना अपने बेटे को वहीं छोड़कर वहां से वापस चली गई। जब वो और मेलेडी वापस गाड़ी की तरफ चले, तभी एक अमीर आदमी एंड्रयू मिलिंग कैंपस में आया। दरअसल एंड्रयू ही स्कूल की फंडिंग चलाता है। अपने परिवार को अलविदा कहने के बाद कैरिक की मुलाकात एंड्रयू से हुई। उसने बताया कि मैं जानवरों की तरह यूं इधर उधर फिरता थक चुका था। मुझे लगने लगा था कि जिंदगी में बहुत कुछ है जो सिर्फ कूगर बन के भटकने से नहीं मिलने वाला। जब वो अपने नए कमरे में आया, उसे स्कूल के रूल्स बताए गए। जैसे ही प्रिंसिपल बाहर गई, एक गिलहरी खिड़की पर आई। उसने खिड़की खोली तो वो छोटी सी गिलहरी अंदर आ गई और अपना परिचय दिया। उसने बताया कि मेरा नाम होली है और मुझे अभी के लिए तुम्हारा गाइड बनाया गया है। फिर वो उसे पहली शेप शिफ्टिंग क्लास में ले गई। क्लास शुरू होने से पहले उनके टीचर मिस्टर एलवुड ने सबको याद दिलाया कि अपनी शक्तियां सिर्फ क्लास में इस्तेमाल करनी है, बाहर इंसानों के सामने इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। उनके आगे अपना शरीर बदलना बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तुम्हारे ऊपर। अब क्योंकि कैरिक स्कूल में नया था, उसे बुलाया गया कि सबके सामने अपना शरीर बदल के दिखाओ। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही ब्रैंडन नाम का एक लड़का बदलकर जंगली भैंसा बन गया। उसका अपनी शक्तियों पर थोड़ा कम कंट्रोल था, इसी वजह से वो ज्यादा देर तक इंसानी रूप में नहीं रह पाता था। जब कैरिक ने देखा कि ये लड़का कितनी आसानी से रूप बदलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया। उसने बहुत समय से अपना रूप नहीं बदला था, लेकिन तभी लीसा ने उसकी मदद की। उसने कैरिक को उसकी पुरानी जिंदगी याद दिलाई, जब वो अपने माँ बाप के साथ जंगल में घूमता था, भागता दौड़ता था। ये सब सुनकर कैरिक ने भी अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद प्रिंसिपल ने सभी बच्चों से अपना रूप बदलने को कहा। तब कैरिक को समझ आया कि जेफरी और उसके दोस्त साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो भेड़ियों का एक झुंड है। उस वक्त लीसा ने कहा कि तुम धीरे धीरे अपने इंसान और जानवर वाले रूप को बैलेंस करना सीख जाओगे। कुछ घंटे बाद जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब ब्रैंडन वहां आया। उसने बताया कि वो कैरिक का नया रूममेट है।
तभी अचानक से होली भी वहां टपक पड़ी और कहने लगी कि अब कैफेटेरिया जाने का वक्त हो गया है। खाने के बाद कैरिक की मुलाकात डोरियन से हुई। डोरियन एक लड़का है जो बिल्ली बन सकता है। इस स्कूल में आने से पहले वो एक इंसानी परिवार के घर पर पालतू बनकर रह रहा था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मछली वाला कैन मुझे खुद खोलते हुए देख लिया, फिर निकाल दिया घर से। अब कैरिक का माउंटेन लाइन वाला रूप सबके सामने आ गया था। अब वो बहुत खतरनाक जानवर था, तो सभी बच्चे उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन साथ ही जो बच्चे कमजोर जानवर बनते थे वो उससे डरने लगे। इस वजह से कई बच्चे उससे दूर रहने लगे, क्योंकि वो उनके लिए खतरा था। ब्यू नाम का एक लड़का, जो कि एक छोटे से प्यारे खरगोश में बदलता है, हमेशा बहुत डरा डरा रहता। कैरिक ने देखा कि जेफरी अपने दोस्तों के साथ उसे परेशान कर रहा है। ये देखकर कैरिक वहां गया और ब्यू को उन भेड़ियों से बचाया। दोनों गुटों में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी उनका टीचर जेम्स वहां आ गया। उस रात जब कैरिक अपने परिवार का सपना देख रहा था तो ब्रैंडन ने अचानक उसे जगा दिया। नींद में ही ब्रैंडन का रूप बदल गया और उसने बिस्तर तोड़ दिया। उसने बताया कि ऐसा हफ्ते में एक आध बार होता है, तो तेरी नींद तोड़ने के लिए एडवांस में सॉरी। ये सुनकर कैरिक सोचने लगा कि अगली कुछ रातें इतनी आरामदायक तो नहीं होने वाली। अगली सुबह कॉम्बैट क्लास में बर्थ और ब्रैंडन को लड़ाई के लिए बुलाया गया, लेकिन ब्रैंडन अपना जंगली भैंसा लड़ने से पहले ही भाग गया। उसने कहा कि मैं लड़ाई वड़ाई में विश्वास नहीं करता, प्यार से नहीं रह सकते क्या हम। अब उसकी जगह पर कैरिक को बुलाया गया। जब टीचर ने देखा कि कैरिक को अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं है, तब आंद्रे वहां पर आया। उसने उसे एक छोटी सी पोटली दिखाई जिसके अंदर एक कूगर का पेशाब है और कहा कि इसे ध्यान से सूंघो। कैरिक ने ऐसा किया और तुरंत उसका रूप बदल गया। लड़ाई के मैदान में आकर छोटा होने के बावजूद उसने बर्था को अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद लीरॉय और डोरियन को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही डोरियन ने इस कंक को सूंघा वो तुरंत वहां से भाग गया और लड़ाई छोड़ दी। इस तरह लीरॉय आसानी से जीत गया। क्लास के आखिर में एंड्रियो ने कैरिक को बुलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। उसने उसे वही पहले वाली पोटली देकर कहा कि आगे चलकर बहुत तरक्की करोगे तुम। जब जेफरी ने देखा कि स्कूल का स्पॉन्सर कैरिक पर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसके मन में जलन उठी। उसने कैरिक को चुनौती दी कि अगर दम है तो 2 भेड़ियों से लड़ के दिखाओ। जेफरी ने कहा कि अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। शाम को कैरिक अपने नए दोस्तों के साथ ट्री हाउस गया। उसने उन्हें बताया कि वो चुनौती ले चुका है। ये सुनकर ब्रैंडन तो चिंता में पड़ गया। उसने कहा कि अगर लड़ते हुए पकड़े गए ना तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन कैरिक ने कहा कि एक बार शेर ने जो बोल दिया वो बोल दिया। जब होली समझ गई कि हम इसका मन तो नहीं बदल पाएंगे, तो उसने कहा कि हम भी जितना हो सकेगा तुम्हारा साथ देंगे। ब्रैंडन ने कहा कि मैं भी देखने जाऊंगा कि कैसे तुम उन भेड़ियों के छुड़ाओगे। उस रात तीनों दोस्त चुपके से हॉस्टल से निकल गए। कैरिक ने अपनी जेब से वही पोटली निकालकर सूंघी और अचानक बदल गया। जब वो उस जगह पर गया जहां लड़ाई होने वाली थी, उसने पूछा कि वो कौन से 2 भेड़िए हैं जो लड़ेंगे, लेकिन तब जाकर उसे समझ आया कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। 2 भेड़ियों की बजाय जेफरी और उसका पूरा झुंड उसके चारों तरफ आ गया। फिर भी कैरिक पीछे नहीं हटा। वो उन सबसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन भेदियों ने पीछे से हमला किया और सब मिलकर उसे गिराने लगे। अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर होली ने ब्रैंडन को पहाड़ी से धक्का दे दिया ताकि वो रूप बदलकर लड़ाई में जा सके। ब्रैंडन ने भेड़ियों का ध्यान भटकाया और कैरिक ने हमला किया। तब जेफरी और उसका झुंड मजबूर होकर पीछे हटने लगे। अगली सुबह क्लास में जेम्स ने देखा कि कुछ बच्चे घायल हैं। उसने उनको मरहम पट्टी के लिए भेजा। जब उनसे पूछा गया कि चोट कैसे लगी तो सब अलग अलग बहाने लगाने लगे, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि उन्होंने रात को लड़ाई की है। प्रिंसिपल लीसा ने कैरिक को बुलाया थोड़ी पूछताछ के लिए, लेकिन उससे पहले ही एंड्रयू उसे अपने साथ ले गया। गाड़ी में चलते हुए एंड्रयू ने बताया कि मैं जानता हूँ कल रात क्या हुआ। उसने कहा कि एक असली माउंटेन लायन को अकेले ही सारे भेड़ियों को हरा देना चाहिए था, चाहे वो 4 हो चाहे 10। कैरिक ने बताया कि मैंने अपने परिवार को दरअसल छोटी उम्र में छोड़ दिया, इसीलिए मैं कभी शिकार करना सीख नहीं पाया। ये सुनकर एंड्रयू ने कहा कि मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो चाहता है कि कैरिक एक असली शिकारी बने। जब वो स्कूल वापस आए तो लीसा ने एंड्रयू को डांटा और कहा कि किसी भी स्टूडेंट को खास ट्रीटमेंट नहीं देना। फिर उसने कैरिक से भी कहा कि अगर यहाँ पर रहना है तो नियमों के हिसाब से रहना होगा। साथ ही प्रिंसिपल ने धमकी दे डाली कि अगर आज के बाद लड़ाई करते हुए पकड़े गए तो सीधा बाहर। लीसा के जाने के बाद होली और ब्रैंडन आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब कैरिक ने ल्यू को जंगल की तरफ जाते देखा। वो तुरंत उसके पीछे गया। दोनों ने टीचर्स को बात करते सुना। वो कह रहे थे कि जानवरों के हमले इंसानों पर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अजीब बात है। जानवर शहर में जाकर क्या करेंगे? जरूर इसमें शेप शिफ्टर्स का हाथ है। परेशानी ये है कि अगर इंसानों को उनके बारे में पता चल गया तो दोनों प्रजातियों का एक साथ रहना नामुमकिन हो जाएगा। इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाते उससे डरते हैं और फिर वो उन्हें खत्म करने लग जाएंगे।
इसीलिए अब लीसा और वुड वॉकर काउंसिल को एक प्लान बनाना है जिससे और हमले ना हो। वापस आते वक्त कैरिक ने ल्यू को बताया कि जब मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आ रहा था तो उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था, और अब तो ये बात पक्की है कि वो जेफरी और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन एंड्रयू कैरिक को जंगल ले गया उसकी पहली ट्रेनिंग के लिए। उसने कहा कि वो जितनी बार रूप बदलेगा उतनी ही आसानी से अपने दोनों रूपों को कंट्रोल कर सकता है, तब जाकर तुम अपनी पूरी ताकत को समझ पाओगे। शिकार शुरू होने से पहले कूगर ने अपना शिकार चुना और धीरे धीरे दूर गया ताकि एक जाल बिछा सके, और बड़ी फुर्ती से उसे अपना शिकार बना लिया। वापस इंसानी रूप में आते वक्त कैराग थोड़ा भावुक हो गया। उसने पूछा कि मुझे अपनी इंसानी फैमिली की बहुत याद आती है, क्या आपकी भी कोई फैमिली थी? एंड्रयू की आंखों में एक पुराना दर्द चमक उठा। उसने कहा कि मेरी एक बीवी और नन्ही सी बेटी थी जिन्हें बेरहम शिकारियों ने मार डाला, इसीलिए मैं इन इंसानों को खदाने बनाने से रोक रहा हूँ ताकि जानवर अपनी सरजमी पर चैन की सांस ले सके। स्कूल लौटकर कैराग ने बड़े गर्व से अपने पहले शिकार का जिक्र किया, मगर ये सुनकर ल्यू नाराज होकर वहां से चली गई। कैराग उसे मनाने बढ़ा तो होली ने उसे रोक लिया। उसने एक कड़वा सच बताया। उसने कहा कि लू की माँ को एक पूमा ने ही मारा था। वो उस जख्म को आज तक नहीं भूल पाई है, इसीलिए प्रोफेसर एलवुड ने उसे तुमसे दूर रहने की नसीहत दी है। कैराग उसे समझाने के लिए पीछे भागा, पर लू दुखी थी और वो एक हिरण बनकर घने जंगल में ओझर हो गई। रात के सन्नाटे में कैराग ने जेफरी और उसके साथियों को कहीं जाते देखा। वो चुपके से उनके पीछे हो लिया। वो भेड़िए एक माइन ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे थे। कैराग को वहां देख जेफरी ने उस पर हमला कर दिया, मगर एंड वक्त पर एंड्रयू ने आकर मामला संभाल लिया। एंड्रयू उन्हें अपने घर ले गया। उसने भेड़ियों को तो वापस भेज दिया, पर कैराग को वहीं रोक लिया। उसने अपनी बीवी और बेटी की तस्वीर दिखाते हुए बड़े दुखी मन से कहा, देखो कैराग, एक शिकारी ने इन्हें मारकर इनकी लाशों को ट्रॉफी की तरह सजाया था। इंसानों के दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। वो अपने मुनाफे के लिए जंगलों को श्मशान बना रहे हैं। तुम्हें पता है, इंसानों ने आजाद परिंदों से कहीं ज्यादा मुर्गियों को पिंजरों में कैद कर रखा है। उसने आगे कहा, काउंसिल पिछले 50 सालों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, पर कुछ नहीं बदला। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं वादा करता हूँ कि हम किसी इंसान की जान नहीं लेंगे। कैराग उलझन में था। उसने संभल कर जवाब दिया, मैं अभी इन सब बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वहां से लौटकर वो होली और ब्रैंडन के पास पहुंचा। होली ब्रैंडन को एक पेड़ के तने के पास ले गई थी ताकि वो अपनी ताकत की प्रैक्टिस कर सके। जोश में आकर ब्रैंडन ने जंगली भैंसा बनकर तने को ऐसी टक्कर मारी कि वो सड़क की तरफ जा गिरा। इत्तेफाक से एना और उसकी फैमिली कैराग से मिलने आ रही थी। ब्रैंडन की टक्कर से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसी टूटी हुई कार के साथ एना स्कूल पहुंची। मेल्डी ने कैराग को उस रहस्यमयी भैंसे और कार के बारे में बताया, पर कैराग खामोश रहा। एना ने मुस्कुराते हुए कहा, कैराग, हम अगले हफ्ते हकिंग पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कैराग फौरन मान गया। उसकी खुशी देख मेलेडी ने उसे तोहफे में एक यूनिकॉर्न दिया और फिर वे वहां से विदा हो गए। होली और ब्रैंडन ने कैराग का दिल टटोलने की कोशिश की, उसकी असली फैमिली के बारे में सवाल पूछे, पर उसने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी और तेजी से घने जंगल की ओर निकल गया। वो अपनी पूर्व में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आजाद घूमना चाहता था। तभी विंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और उसे वापस स्कूल चलने की ताकीद करने लगी। तभी फिजाओं में एक मनहूस सी गूंज सुनाई दी। एक शिकारी ड्रोन और कुछ शिकारी कुत्ते उनके पीछे पड़ चुके थे। बचने के लिए कैराग और विंग एक ऊंचे पेड़ की ओट में छिप गए। कुत्ते तो उन्हें सूंघ ना सके, पर वो कमबख्त ड्रोन उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। विंग ने फुर्ती दिखाई और झपट्टा मारकर उस ड्रोन को जमीन पर दे मारा। कैराग स्कूल की तरफ भागा, पर शिकारी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। भागते भागते वो पसीने से तरबतर और बुरी तरह निढाल हो चुका था। जबकि शिकारी कुत्ते उसकी गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे, तभी शैडो कौवा वहां पहुंचा और कैराग का बैग फेंकते हुए चिल्लाया, कैराग, तुम्हें फौरन इंसान बनना होगा, वरना ये कुत्ते तुम्हें फाड़ डालेंगे। कैराग की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो चाहकर भी खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था, मगर तभी बैग से मेलेडी का दिया हुआ वो नन्हा सा यूनिकॉर्न बाहर गिरा। उसे देखते ही कैराग को अपनी इंसानी फैमिली की मोहब्बत याद आई और देखते ही देखते वो इंसान में बदल गया। कुत्तों ने एक इंसान को देख अपना इरादा बदल लिया और वहां से चले गए। कैराग इस कदर थक चुका था कि वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो एंड्रयू के घर में था। होश आते ही कैराग ने सहमे हुए लहजे में कहा, एंड्रयू, वो शिकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पूमा फैमिली भी आपकी बीवी और बेटी की तरह उनका शिकार बन गई? एंड्रयू ने उसे हौसला बंधाया, फिक्र ना करो, मैंने अपनी टीम को तुम्हारी फैमिली की तलाश में भेजा है। जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी, मगर फिलहाल हमें इन बेदर्द इंसानों को रोकना होगा। अगर इन्होंने ये माइन खोद ली तो जंगली बेजुबानों का यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। शिकारियों के उस जानलेवा हमले के बाद कैराग का खून खौल उठा और वो एंड्रयू की मदद के लिए तैयार हो गया।
जेफरी और उसका पूरा झुंड भी वहां पहुंच चुका था। एंड्रयू ने सबको हिदायत दी, हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि उनकी मशीनों और सामान को नेस्तनाबूद करना है, ताकि वो यहाँ काम ना कर सके। कैराक कुछ पूछना चाहता था, पर जेफरी उससे उलझ पड़ा। एंड्रयू ने दखल देते हुए कहा, अगर ये मिशन कामयाब करना है तो आपसी रंजिशों को भुलाकर एक होना होगा। तभी एना का फोन आया। वो चहकते हुए बोली, कैराग, मैं स्कूल आ रही हूँ, फिर हम सब हैंगिंग पर चलेंगे। मगर कैराग ने बड़े रूखे अंदाज में मना कर दिया और फोन काट दिया। एना सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके लाडले को अचानक क्या हो गया है। होली और ब्रैंडन कैराग को ढूंढते हुए एंड्रयू के घर तक आ पहुंचे। होली ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये गाड़ियां कहाँ जाने की तैयारी में है? कैराग ने नजरें चुराते हुए कहा, हम बस घूमने जा रहे हैं, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना खतरे में पड़ जाओगे। ब्रैंडन को उसकी ये बेरुखी चुभ गई और वो गुस्से में वहां से चला गया। होली भी उसके पीछे निकल गई। कैराग अब एंड्रयू की टीम के साथ माइंड साइट पर था। रास्ते में उसने जेफरी की दोस्त टिकानी से उसकी कहानी पूछी। टिकानी ने बताया, मेरे गांव के सभी लोग वुड वॉकर्स हैं। उन्होंने ही मुझे क्लियर वाटर स्कूल भेजा है ताकि मैं अपनी ताकतों पर काबू पा सकूं। कैराग ने कहा, तुम तो इतनी समझदार हो, फिर उस बेवकूफ जेफरी के साथ क्यों रहती हो? टिकानी मुस्कुराई और कहा कि भेदिए हमेशा झुंड में रहते हैं। एक तन्हा पूबा होने के नाते शायद तुम ये वफादारी नहीं समझ पाओगे। वे सब उस जगह पहुंच गए जहां मजदूर बड़ी बेरहमी से पेड़ों को काट रहे थे। ये मंजर देख वुड वॉकर्स के सीने में आग सुलगने लगी। वहां लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा था। एंड्रू ने हुक्म दिया, हम इन लकड़ियों को खाई में गिरा देंगे ताकि इंसानों का बड़ा नुकसान हो, पर उससे पहले यहाँ मौजूद हर इंसान और बेगुनाह जानवर को यहाँ से खदेड़ दो। कैराग जानवरों को भगाने के लिए इलाके का मुआयना कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर नीचे पहाड़ की तलहटी पर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ एना अपनी फैमिली के साथ हकिंग कर रही थी। कैराग बदहवास होकर एंड्रयू के साथ ही डरेक के पास भागा। डरेक, रुको, ये मिशन अभी रोक दो। मगर भेदियों ने अपना काम शुरू कर दिया था। डरेक ने बेरुखी से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है कैराग, मिशन नहीं रुकेगा। तुम अपनी जज्बाती बातों को छोड़ो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। कैराग के हाथ पांव फूल गए थे। उसने फौरन एंड्रयू को फोन लगाया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, एंड्रयू रुको, मेरी इंसानी फैमिली ठीक उसी पहाड़ी के नीचे है। अगर ये लकड़ियां गिरी तो उनकी जान चली जाएगी। भगवान के लिए ये मिशन अभी रोक दो। मगर एंड्रयू के दिल में तो जहर भरा था। उसने बड़ी बेरहमी से झूठ बोला, घबराओ मत कैराग, मुझे सब पता है, उन्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, याद रखना, वो तुम्हारे सगे नहीं हैं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। कैराग समझ गया कि एंड्रयू की हमदर्दी महज एक दिखावा थी। वहां भेड़ियों ने दहशत फैलाकर वर्कर्स को भगा दिया था। डैन ने अपनी कार से रस्सियां बांधकर लकड़ियों को खाई में धकेलना शुरू कर दिया। कैराग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। तभी एंड मौके पर ब्रैंडन मसीहा बनकर आया। उसने अपनी विशाल बायसन फॉर्म का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चलती हुई गाड़ी को रोक दिया। वहीं आसमान में शैडो और विंग मंडरा रहे थे। उन्हें देखकर जेफरी की रूह कांप गई। उसे लगा कि अगर प्रिंसिपल लीसा को इस साजिश की भनक लग गई तो वे सबको स्कूल से निकाल बाहर करेंगी। वो डरपोक अपने साथियों के साथ दुम दबाकर वहां से भाग निकला, मगर टिकानी नहीं भागी। वो कैराग की मदद के लिए वहीं रुक गई। ब्रैंडन अकेली जान उस भारी गाड़ी को रोकने में जूझ रहा था, जिसे देख कैराग ने फुर्ती से टायर के नीचे एक लकड़ी फंसा दी। होली भी जान हथेली पर लेकर कार के अंदर घुसी ताकि डैन को रोक सके, पर उस जालिम ने उसे उठाकर खाई में फेंक दिया। शुक्र है कि टिकानी ने वक्त रहते उसे थाम लिया। तभी लू वहां पहुंची और डरेक का रास्ता रोकने लगी। डरेक गुस्से में ग्रिसली बियर बन गया और लू को खाई में गिराने ही वाला था कि ब्रैंडन ने एक जोरदार टक्कर मारकर उसे दूर फेंक दिया। कैराग ने भी माउंटेन लोयन बनकर डैन को वहां से खदेड़ दिया। तभी एंड्रयू खुद माउंटेन लोयन बनकर वहां आया। उसने नफरत में आकर टायर के नीचे लगी लकड़ी हटा दी, जिससे कार धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। कैराग और एंड्रयू के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई। एक तरफ लालच था और दूसरी तरफ अपनों को बचाने की तड़प। मगर अफसोस, भारी लकड़ियां खाई में गिर ही गईं। कैराग ने अपनी लड़ाई छोड़ी और बिजली की तेजी से एना को बचाने के लिए नीचे कूदा। एना ने मौत को अपनी तरफ आते देख लिया था। वो डोनाल्ड और मेल्डी को लेकर एक पेड़ की ओट में छिप गई, पर मेल्डी, उसने हेडफोन लगा रखे थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मौत की लकड़ियां बस उसे कुचलने ही वाली थीं। तभी एक साए ने छलांग लगाई। कैराग ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेल्डी को खींच लिया। अपनी बेटी को सही सलामत देख एना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेल्डी ने उस पूमा की तरफ इशारा किया, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ल्यू, होली और ब्रैंडन बदहवास होकर कैराग को ढूंढने लगे। वो खाई में लहूलुहान पड़ा था। उन्हें लगा कि उनका दोस्त अब नहीं रहा, पर कैराग चट्टान का बना था। उसे सिर्फ चोटें आई थीं। वो इंसान में बदला और एना के पास पहुंचा। तभी वहां एंड्रयू भी आ धमका। उसने चेहरे पर शरीफों वाला मुखौटा ओढ़ा और एना से कहा, मैं कैराग का मेंटोर हूँ।
हम यहाँ सैर पर आए थे। शुक्र है खुदा का कि आप सब महफूज हैं। अपनी छवि सुधारने के लिए उसने ऐना की फैमिली को हेलीकॉप्टर से अस्पताल भिजवा दिया। जाते जाते उसने कैराक के कान में जहर घोला। अगर तुम ऐसे ही इंसानों के लिए अपनी जान दांव पर लगाते रहे तो कभी असली वुड वॉकर नहीं बन पाओगे। कैराक ने जवाब दिया, मैं एक असली वुड वॉकर हूँ एंड्रयू। आपकी और मेरे पिता की सोच गलत है। मेरा मानना है कि हम अपनी दोनों पहचानों के साथ दोनों दुनियाओं में खुश रह सकते हैं। एंड्रयू ने अपनी हार छिपाते हुए एक आखिरी पत्ता फेंका। तुम्हारी इस इंसानी वफादारी के बदले मैं तुम्हें तुम्हारी असली फैमिली का पता बताता हूँ। मेरे जासूसों ने 3 माउंटेन लोयन देखे हैं। यकीन मानो वो तुम्हारे अपने हैं। तभी लिसा और जेम्स वहां पहुंचे। एंड्रयू ने झूठ की चादर ओढ़ते हुए कहा कि कैराक की वजह से आज किसी को चोट नहीं आई। होली लिसा को सब सच बताना चाहती थी, पर कैराग ने उसे रोक दिया। उसे अपनी असली फैमिली तक पहुंचने के लिए अभी एंड्रू की जरूरत थी। लिसा को शक तो हुआ, पर वो खामोश रही। वापसी के सफर में लू ने पूछा, कैराग, तुमने एंड्रयू की असलियत क्यों छिपाई? कैराग की आंखों में उम्मीद की चमक थी। मुझे अपनों को ढूंढना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सगे पिता मुझे समझे। जंग के इन लम्हों ने ल्यू और कैराक को करीब ला दिया था। उनके बीच प्यार का इजहार होने ही वाला था कि शरारती होली ने बीच में आकर उन्हें टोक दिया। वे सब वापस स्कूल पहुंचे, जहां कैराक की बहादुरी के चर्चे आम थे। जो कल तक उसे नफरत की निगाह से देखते थे, आज वो भी उसके मुरीद बन चुके थे। यहाँ तक कि प्रोफेसर एलवुड ने भी उसकी जमकर तारीफ की। कैराग ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक रक्षक है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। वेल, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।